नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में जो हस्ती मौजूद हैं, इनका परिचय मैं इस तरह से दूंगी कि एक सपना था छोटी सी बच्ची की आंखों में कि मुझे बस माँ जैसा बनना है, और माँ की आंखों में जो सपना था वो ये था कि मेरी बेटी आत्मनिर्भर हो और काम करे। धीरे धीरे ये दोनों सपने बड़े होते चले गए, और जब वो बच्ची बड़ी हुई तब वो एक खिलाड़ी के रूप में भी पहचानी गई, कोच के रूप में भी। आप एक लेखिका भी हैं, पद्मश्री अलंकरण आपको प्राप्त हुआ है और द्रोणाचार्य अवार्ड भी आपको मिला है। तो डॉक्टर सुनील डवास, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो सुनील जी, जैसा कि आपके परिचय में हमने कहा कि माताजी का सपना आपके साथ जुड़ा हुआ था, तो बचपन की वो बातें हमारे साथ साझा कीजिए। जब आप छोटी थी, आसपास का कैसा माहौल था और किस तरह की बातें आपकी मम्मी आपको लेकर करती थी? गांव का माहौल था, और एक गांव में मैं समझती हूँ तीन चीजें उस टाइम पे इंटरटेनमेंट के लिए होती थी: मिट्टी, जी। पानी और पेड़ पौधे। और मिट्टी का जो खेल है वो मिट्टी में लथपथ होके गांव में बहुत सारे बच्चे भी आज भी खेलते हैं। लेकिन मैंने जो देखा वो मेरी माँ को, एक हमारे यहाँ पे फाग की परंपरा होती है हरियाणा में, और उसमें जब खेती बाड़ी का काम नहीं होता है हम्म। तो इंटरटेनमेंट के लिए लेडीज रात में फाग खेलती हैं, और उस फाग में कबड्डी खेला जाता था, और हम हम्म। बच्चों को वहां जाना अलाउ नहीं होता था। लेकिन हम छुप छुप के छतों से उनको देखते थे, और उस मिट्टी में मेरी माँ, एक अच्छी खासी टीम होती थी माँ की, जी। और उस टीम को लीड कर रही होती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हम्म। तो एक वहां से एक मेरे अंदर भी एक सपने ने जन्म लिया कि जैसे मेरी माँ खेलती है, मेरी माँ कैप्टन बनती है, लीड करती है टीम को, तो वही एक सपने ने मुझे वहां छोटे से बचपन में जन्म लिया। दूसरा, मेरी माँ का जो एक्चुअल सपना था वो खेल नहीं था। हम्म। बेसिकली वो क्या देखती थी सपना, कि टीचर बन जाए। हम्म। और टीचर, एक हमारे गांव में, दूसरे गांव से, हमारे गांव में एक सरकारी स्कूल है 5वीं क्लास तक का, उसमें एक टीचर आती थी, बस स्टैंड से पैदल आती थी पर्स लटका के। तो मेरी माँ आके घर में कहती थी, मुझे तो बस बेटी तुम ऐसी बन जाओ उस टीचर की तरह, तुम पर्स लटका के स्कूल जाओ, पढ़ाओ हम्म। और एक टीचर बन जाओ। मतलब माँ का सपना इतना ही था। जी। और दूसरा ये था कि टीचर भी बनो तो मैथ की टीचर बन जाओ, ताकि तुम कुछ ट्यूशन कर सको और कुछ कमा सको। हम्म। मतलब उनका इकोनॉमिक सपना भी था साथ में, कि जी। बेटी अपना इंडिपेंडेंट बने। तो ये दोनों सपने मेरी माँ के थे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे फादर जो आर्मी पर्सन भी रहे हैं, और दूसरा आसपास के गांव में मेरे पिताजी भी कभी कुश्ती, कभी कबड्डी ये खेल के आते थे। वो कभी 4-5 बर्तन का सेट लेके आते थे जीत कर, हम्म। कभी घी लेकर आते थे, गांव में ऐसे ही मिलते थे उनको। जी। तो वो जो गिफ्ट लेके आते थे, जीत कर आते थे, वो हमारे को टेम्प्ट करते थे हम्म। कि खेल में अच्छा आज पिताजी ने ये जीता है। तो फादर हर बच्चे का रोल मॉडल होता है, और वो हम्म। मेरे लिए भी फादर रोल मॉडल थे। फादर मेरे चाहते थे इनको खेल में भेजो, तो दोनों के कहीं सपने, खेल भी टीचिंग भी, ये दोनों थे। तो मेरे माँ बाप और बहन भाइयों के सपोर्ट से मैं कोएड स्कूल में गई। जी। और उस कोएड स्कूल के बाद मैं कॉलेज गई झज्जर में, एक महाराजा अग्रसेन महिला महाविद्यालय। अगर वो महिलाओं का ना होता तो शायद मैं ग्रेजुएट नहीं होती। हम्म। और मेरे गांव से मैं पहली ग्रेजुएट भी हुई। तो जी। गांव में आसपास फैसिलिटीज़ तो नहीं है, और डेवलपमेंट ने पेनिट्रेशन नहीं किया है, लेकिन गांव में लड़कियों के लिए जो है थोड़ा और प्रोटेक्टिव ज़रूर है। जी। तो जैसे भी करके उन्होंने मुझे कॉलेज तक भेजा। और ये आप हाँ। किस गांव की बात कर रही हैं? हम हाँ, चाहेंगे मेरा कि गांव श्रोताओं को झज्जर बताएं। में पड़ता है, जी। झाजगढ़ माजरा जिसको बोलते हैं। पहले मोहम्मदपुर माजरा था, जो उसका नाम भी बदला है। लेकिन हार्ड ये था कि हम गांव से स्पोर्ट्स के लिए अलाउ नहीं था। हम्म। हम ये गांव में ट्रैक सूट भी हम नहीं पहन सकते थे। लड़कियों को प्रॉपरली सूट सलवार चुन्नी ढांप के गांव आना पड़ता था। तो मैं, जी। हम स्टेडियम जाते थे, वहाँ पे सिटी में जाके खेलते थे। मिट्टी का खेल था वहाँ स्टेडियम में, बाथरूम भी नहीं होते थे, मिट्टी में लथपथ थे। लेकिन उसी पे मिट्टी के कपड़ों को झाड़ के, सूट पहन के बस में बैठ के वापस घर आ जाते थे। या हम्म। ट्रैक सूट होता था तो बैग में डाल लेते थे। किसी को गांव में कानो कान नहीं पता था कि हम स्पोर्ट्स भी करते हैं। जी। जब छोटे थे तब तो बस खेलते थे टाइम पास के जी। लिए। तो गंभीरता से कैसे आपका जुड़ाव हुआ स्पोर्ट्स से? बस यहीं से जब स्कूल कॉलेज लेवल पे जब खेलों में जाने लगे, तो जी। वहां से कुछ मेडल जीतने लगे। और हम्म। वही गेम धीरे धीरे, हमें भी नहीं पता चला कि हम कैसे ऊपर स्पोर्ट्स को एक कैरियर के रूप में भी आ गया। जी। और अगर प्रॉपर कोचिंग भी हमें नहीं थी, कोच भी हमें वहाँ पे प्रोवाइड नहीं होते थे, फैसिलिटीज भी नहीं थी। और कबड्डी तो वो खेल था जिसको हार्डली कोई इक्विपमेंट की जरूरत होती, इसलिए ये हम्म। गेम हमने चुन लिया। जी। लेकिन इस खेल ने जैसे एक रीच पकड़ी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उसी तरीके से हमारी रीच भी बढ़ी। हम्म। तो ये कबड्डी जो भारतीय खेल है, भारत की रग रग में है, हर गांव में बसा रचा बसा हुआ खेल है। जी। तो भारतीयता का एक चोला हम पहने हुए थे, और वो हमारा जब विदेशों में इस गेम ने एक अच्छी पहचान बनाई। और गांव में जो है ट्रैक सूट वगैरह नहीं पहनने देते थे। लेकिन उसी गांव में जब हमारा 2010 में गोल्ड मेडल आया एशियन गेम्स में, और टीवी चैनल्स पर देखा रहे ये तो हमारे पड़ोस में फलाना अतरे की लड़की है,
तो ऐसे लोगों में एक्सेप्टेंस आई कि ये तो अच्छा काम कर रही है, मतलब अच्छाई के साथ है, एक्सेप्टेंस है। जी। लड़कियां भी, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर लड़कियां अपने माँ बाप का नाम रोशन कहीं करती हैं तो कोई भी परिवार या गांव या समाज रोकता नहीं है। यानी जो सामाजिक परिवेश था उसकी तरफ से तो चुनौतियां थी, लेकिन परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। जी, वो सहयोग करते चले गए। बिल्कुल। और जब ये इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिली तो सभी को लगा कि ये साझी उपलब्धि है। अभी क्या है कि वो सारे गांव के लोग मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए। हम्म। गांव में मेरा एक नागरिक अभिनंदन समारोह किया वाह। और उस प्रोग्राम में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं थी। हम्म। तो ये मुझे उस प्रोग्राम ने थोड़ा सा ये किया कि मेरी अब जिम्मेदारी बनती है। तो जी। मैंने वहाँ सरकार से डिमांड भी की कि एक लड़कियों के लिए स्टेडियम बने, एक लड़कियों की एकेडमी शुरू हो। तो मैंने वहाँ पे शुरू करवाया। और आज मैं कहना चाहूंगी बड़े गर्व से कि उसी गांव में आज उनकी माएँ बेशक घूंघट में है, लेकिन उनकी बेटियां उनके सामने शॉर्ट्स में खेल रही हैं। ये एक्सेप्टेंस है, जी, ये जो बदलाव प्रोग्रेस है। है, ये गांव के अंदर डेवलपमेंट हुआ है। ये आज हमारे उसी गांव में, जो मेरा एक झज्जर डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशो पे था, आज वो बेटियों को पढ़ने भी दे रहा है और खेलने भी दे रहा है। क्योंकि मैंने भी टीचिंग में और कोचिंग में और स्पोर्ट्स में दोनों में वो रखा, तो आज बेटियों को एक रास्ता मिला है। और जी। जब उनकी माओं के सामने बेटियां उनकी शॉर्ट्स में खेल रही हैं, ये बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव, मानसिक बदलाव है। जी। दूसरा ये है कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो सुधरते हैं। जो पेरेंट्स का मेन ध्यान होता है कि बेटा बेटी कोई भी हो, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए पेरेंट्स कोशिश करते हैं। आज बेटियों के लिए रास्ता खुला है कि वो इंडिपेंडेंट बने। जी। मेरे सामने एक बैरियर आया, कोई कोच प्रॉपर नहीं मिला, मेरे को फैसिलिटीज नहीं मिली, गाइडेंस नहीं मिली। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आ गया था कि मैं भी कोच बनूं। तो कोच बनने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में मैंने एक अप्लाई किया और गुजरात में गांधीनगर मेरा सेंटर था। तो वो सबसे बड़ी मेरे सामने एक बैरियर आया था, क्योंकि परिवार में कभी कोई लड़की ना, गांव में भी कोई लड़की बाहर ना रही थी, ना पढ़ती थी, ना कुछ था। तो अब गुजरात में अगर मैं 1 साल के लिए जाती हूँ पढ़ने के लिए तो मुझे बहुत बड़ा बैरियर था। तो मेरे फादर ने कहा कि ऐसा करते हैं, ट्रायल देने चलते हैं, अगर तेरा सिलेक्शन हो जाता है तो गांव में परिवार में बता देंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। तो हम में पापा बेटी दोनों किसी को बिना बताए हम पहुंच गए। फिर मेरा किस्मत से वहाँ सिलेक्शन हो गया, तो गाँव में आके बताना पड़ा। तो मेरे ताऊ वगैरह भी सब यूँ बोले, नहीं नहीं लड़की वहाँ नहीं भेजेंगे, अकेली कैसे रहे। उनको पता ही नहीं कि ऐसा होता है एनवायरमेंट। लेकिन मैं जैसे तैसे करके मेरे फादर ने, माँ ने कन्विंस कर लिया परिवार को, ज्वाइंट फैमिली थी, और मुझे वहाँ भेजा गया। खेलों की दुनिया बहुत अलग होती थी पहले, जी। और बहुत गंभीरता से भी नहीं लिया जाता था खेलों को। ये मानते थे कि जब तक पढ़ रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, तो बच्चे आपस में बस खेल लेते हैं। लेकिन ये भी करियर का एक माध्यम हो सकता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिला सकता है। ये बहुत बाद में माहौल बदला है, बहुत बाद में लोगों को समझ में आया। लेकिन मैं यहाँ आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब महिलाओं को कोचिंग में देखते हैं, हम कोच के रूप में, गुरु के रूप में देखते हैं महिलाओं को, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का बदलाव माता पिता की सोच में आता है? देखो, कुछ गेम ऐसे हैं जो कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स हैं, कुछ गेम ऐसे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं। तो जहाँ पे आपका फिजिकल टच का गेम है, कॉम्बेटिव है, वहाँ पे हर पेरेंट्स ये चाहता है कि हमारी बेटी को कोई फीमेल कोच ही मिले, फीमेल ही उसको ट्रेनिंग दे। उनके अंदर एक ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, एक भावना रहती है सोच में। और मैं जब कोच बनी थी तो मैं फर्स्ट टाइम जब कबड्डी की टीम को लेके गई थी बाहर, तो लड़कियों का एक्सपोजर नहीं था, ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां ज्यादा थी उसमें, और उनको कैमरा भी फेस करने में भी उनको शर्म आती थी। तो मेरे को बड़े चैलेंजेस आए सामने। तो मैंने फिर उनकी ग्रूमिंग के साथ साथ उनका मेंटल टफनेस स्टेटस कैसे करूं, उनकी साइकोलॉजी इतनी शर्मीली क्यों है, उनको रहन सहन, मतलब मुझे केवल एक उनके ग्राउंड पे नहीं मेहनत करनी पड़ी, मुझे हर एंगल पे मेहनत करनी पड़ी। उनके अंदर वो चीजें मुझे डेवलप करनी थी कि लड़कियां बाहर जाके ना शर्माएं, ना वो घबराएं, और उनके अंदर दूसरों के सामने अपने आप को कैसे प्रूव करना है, फाइट करना है। इवन पहले लड़कियां शुरू शुरू में गांव की आती थी तो वो शॉर्ट्स को भी नीचे खींचती रहती थी कि नहीं नहीं मेरे पैर ना दिख जाए। तो यहाँ तक की सिचुएशन मेरे सामने आई थी। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चियों को मैंने एक ग्रूमिंग स्टेज पे डाला और उनके अंदर एक मेंटल टफनेस डाली, इवन मेरी, वो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन है, मैंने विमेन साइकोलॉजी पे पीएचडी करी। वो मैं इसी बारे में पूछने वाली थी। मेरे को क्योंकि मेरी जरूरत थी, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी जब तक मैं नहीं पहचानूंगी कि वो उनके अंदर क्या पल रहा है और वो क्यों, क्योंकि परफॉर्मेंस में ग्राउंड पे टेक्निक सब कुछ सिखा दिया, लेकिन बाहर जब अलग एरिना मिलता है, अलग तरीके का वो मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, कैमरा फेस करना पड़ता है, तो
वहां जाके उसकी परफॉर्मेंस में इफेक्ट क्यों आ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट क्यों आया, जी। तो वो एक्सपोजर ना होने की वजह से। तो मैंने वो उस पर काम किया, उनकी साइकोलॉजी को पहले पकड़ा, फिर मैंने उनके अंदर मेंटल टफनेस और मेंटल बैलेंस का इनपुट डाला। हुँ। कोई भी इवेंट मेंटल टफनेस से जीता जाता है। जी। उस एंगल पे बहुत काम किया, उनकी इमोशंस को पकड़ के चली मैं। फिर उस इमोशन को मैंने अपने कंट्री के साथ जोड़ा, देश के फ्लैग के साथ जोड़ा, फिर गोल्ड मेडल के साथ जोड़ा, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो भी देश गोल्ड मेडल जीतता है उसका झंडा वहां फहराया जाता है। जी। जब हम एशियन गेम्स में वहां जा रहे थे चाइना, वहां पे हालांकि हम 8-11 से पिछड़ रहे थे, लेकिन लड़कियों में बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर आ गया था कि हम हार जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। तभी मैंने बोला नो, आई सेड नो, हुँ। हम हारे नहीं है, लेट्स फाइट। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत टंग, क्योंकि हम 8-11 से पिछड़ रहे थे ईरान के साथ है। तो तब हमने वहां से उसको एक बड़े चैलेंज के साथ दोबारा लिया, दोबारा जी। फाइट करे। 8-11 से 13-13 इक्वल, 15-15 इक्वल, 17-17 इक्वल, और फिर मैच टाई हो गया। टाई होने के बाद भी 5-5 रेड का फिर टाइम मिला, और उसमें हमने 22-23 1 पॉइंट के स्कोर से इंडिया का गोल्ड मेडल जीता। तो वो जो गोल्ड मेडल है, फिर देश का झंडा जो फहराया जाता है, तो सब बच्चे अपना झंडा लेके नाच रहे थे। जी। और तब मेरी आंखों में बस एक बार आंसू आए थे कि मेरे पिताजी ने कहा था कि वहाँ झंडा जरूर फहरा के आना है। जी, आपके कुशल नेतृत्व का ही कमाल है कि 7 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक हमारी टीम के पास हैं और 2010 का एशियाई खेलों में मेडल है, और लगातार जो टीम है वो अच्छा प्रदर्शन करती जा रही है। बाकी बहुत खिलाड़ी उनसे प्रेरित होते हैं। और ये भी मैं अपने श्रोताओं को बताऊं कि भारत में आप अकेली ऐसी महिला हैं जिन्हें द्रोणाचार्य सम्मान और साथ ही पद्मश्री अलंकरण दोनों प्रदान किए गए हैं। तो इस उपलब्धि को आप हमारे लिए एक बार याद कीजिए। देखो, सबसे पहले तो 7 की जगह वो 8 गोल्ड हो चुके हैं, एक और जी। रेड हो गया है। जब द्रोणाचार्य अवार्ड मेरे को मिला तो सबसे पहले मैं अपने माँ बाप को मैंने सूचना दी कि मेरा नाम उसमें आया है। हुँ। तो सच में मैं उनको देखना चाहती थी। मैं उनके पास पहुंची तो दोनों ऐसे राष्ट्रपति भवन में जाएंगे, हम हुँ। राष्ट्रपति से मिलेंगे, वो इतना खुश हुए। और राष्ट्रपति भवन में मैं उनको लेके गई साथ में, और जब वो अवार्ड मिला तो मैंने वो अवार्ड मेरे फादर को, मदर को, दोनों को वो थमाया। तो मेरे पिताजी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू आए। वो मेरे सिर पे उन्होंने हाथ रखा, माँ ने भी पिताजी ने भी, उनके आंसू ही मुझे सब कुछ समझा गए। हुँ। वो सुकून के आंसू थे, वो प्यार के और आशीर्वाद के साथ साथ थे। वो सुकून उनको मिला कि हमने इन बच्चों के पीछे मेहनत की, और उन्होंने हमारा ही नहीं पूरे देश का और हमारे गांव और देहात का नाम रोशन किया। तो बड़ा ही एक तसल्ली मुझे भी मिली। मैं जी। मैं भी उनके आंखों में आंसू देख के मैं भी रोई थी। लेकिन एक वो पल था जो शायद हमने सपना भी नहीं देखा था हुँ। कि हम कभी राष्ट्रपति भवन तक जा पाएंगे या कुछ कर पाएंगे। लेकिन मेहनत, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हुँ। मेहनत से कोई भी जंग जीती जा सकती है, और हार्ड वर्क हर क्षेत्र में होना चाहिए। मेरी जो फिटनेस थी वो गांव का, वो जो एग्रीकल्चर उसमें क्षेत्र में रचते बसते हैं, तो मेरा जो फिटनेस था वो, मैं टाइम मैनेजमेंट, फिटनेस, ये सारा मेरे गांव में था। मेरा मॉडर्न जिम क्या था मालूम है? मैं सुबह सुबह 15 मटके पानी के भर के लेके आती थी कुएं से, फिर भैंसों का काम करती थी, गोबर पानी का काम, मैं 100 उपले पात के जाती थी गोबर के। फिर मैं हुँ। खेती का चारा काट के लेके आती थी, वो हाथ से चलने वाला गंडासा होता था, वो जी। गंडासा चलाती थी, उससे पशुओं के लिए मैं चारा काट के जाती थी, खेतों में लावणी डांसनी सारा काम मैं करती थी। और ये मैं फिर 8 बजे मुझे स्कूल के लिए भी निकलना होता था, तो 4 बजे उठ के 8 बजे तक मैं 4 घंटे में ये घर का सारा काम करके निकलती थी। तो वो हुँ। जो मेरी, और एक एक मटके के पीछे मेरा टाइम बंधा होता था कि मुझे इतने मटके लाने हैं तो मुझे इतना टाइम में ही लाना है। तो ये जो फिटनेस थी ना, वो तो मेरा मॉडर्न जिम तो वही था। जी। वो फिटनेस तो मुझे बाहर करने की जरूरत ही नहीं होती थी। और ग्रामीण हुँ। अंचल में बहुत कुछ फिटनेस के संसाधन है, वो ग्रामीण एरिया में ही बसे हैं। हाँ, आज की जनरेशन को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि वो फोन के पीछे ना भागे, क्योंकि आजकल हमारा ये एक एडिक्शन के तौर पर निकल कर आया है। तो ये जो गांव के क्षेत्र में बच्चे रहते हैं, वो ग्रामीण बेल्ट में इतने सारे संसाधन हैं जो आपको मॉडर्न जिम के सारी प्रोस्पेक्टिव देता है। और वही मेरा जिम था, जी। और वही मेरा टाइम मैनेजमेंट था। वहीं से स्पार्किंग थी कि मुझे कुछ करना है। तो ये जो एक ग्रामीण अंचल में ऐसे नहीं है कि बच्चे बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मैं अकेली जी। नहीं हूँ वहाँ पे ऐसा करने वाली, बहुत लड़कियां हैं जो मेहनत करती हैं। और उसी से, और एक गांव की पगडंडियों से फिर जब राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे, तो वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए एक इमोशनल पल था। जरूरी नहीं है कि माँ बाप पढ़े लिखे हों, अनपढ़ माँ बाप भी अपनी बेटियों को यहाँ तक पहुंचा सकते हैं। जी। बशर्ते कि आज मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूंगी, किसी भी बेटी के पीछे अगर उसके माँ बाप खड़े हैं तो कोई दुनिया की ताकत नहीं उनका रास्ता रोक दे।
डॉक्टर सुनील, जो हमारा सामाजिक परिवेश है वो कुछ इस तरह का है, जैसे आपने भी कहा कि हम अपनी बच्चियों को लेकर, बेटियों को लेकर प्रोटेक्टिव होते हैं। साथ ही क्या होता है, कई पड़ाव भी महिला के जीवन में इस तरह के आते हैं जो उनके काम को प्रभावित तो ज़रूर करते हैं। तो इन सब चुनौतियों में आपने खुद को किस तरह से देखा और क्या महिलाओं के लिए संदेश? जब हेल्थ आपकी फिट है तो ये सारी जो फिजिकल वो है वो अपने आप कंप्लीट हो जाती हैं। जी। दूसरा ये है कि जितने बैरियर आते हैं वो मानसिकता से भी आते हैं। हुँ। मैं मेरी 3 महीने की बेटी को छोड़ के भी इंडिया के कैंप में पहुंच गई थी, ये जुनून था। हुँ। और जब आपके अंदर कोई जुनून और पैशन पल रहा होता है तो काम ऑटोमेटिक मोड में हो जाते हैं। जी। फैमिली का जहाँ तक सवाल है, आपकी फैमिली में मेरे लिए मैं ये लकी रही हूँ कि मेरी मायके की फैमिली भी और मेरी ससुराल की फैमिली भी, मेरे को बल्कि ससुराल में जाने के बाद और ज़्यादा जी। अप्रोच मिली, क्योंकि वो एजुकेटेड फैमिली है। हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्टिव हैं। मेरे फादर इन लॉ खुद मेरे है ना गेम के भी क्रिटिक थे जी। कि नहीं अच्छा। बेटा, आपकी टीम ने यहाँ पे ठीक नहीं किया, आपने ऐसा नहीं सिखाया, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो मुझे हुँ। खुद ही समझाते थे। तो एक परिवार का सपोर्ट मैं तभी कहती हूँ, अगर किसी बेटी बेटा बेटी के साथ परिवार खड़ा है ना, तो वो सबसे पहला बैरियर अपने आप ऑटोमेटिक मोड में पार कर सकता। दूसरा, सामाजिक जो ये बैरियर्स हैं उनको थोड़ा सा देखो, हमने तोड़ा नहीं, मरोड़ा नहीं, हुँ। उस बैरियर में बंद के हम ट्रैक सूट नहीं पहनना अलाउ था तो नहीं पहनते थे। मेरी माँ जो है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती थी। उनके ये विचार मुझे आज भी लगते हैं कि अगर किसी की नेगेटिव बात को हम अपने दिल तक लेके जाएंगे और उसके जवाब देते रहेंगे तो हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है। तो हम अपनी हुँ। एनर्जी को ऐसे नेगेटिव चीज़ों में वेस्ट ना करें। तो उनकी पॉजिटिव सोच ने हमें आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प की है। और टॉलरेंस भी है ना, जो आज आज की जनरेशन है ना, कई जगहों पे हुँ। बहुत गुस्सैल और इनटॉलरेट और ऐसे होते हैं एग्रेसिव। तो टॉलरेंस भी बच्चों में होना चाहिए, जी। ताकि देखो खेल क्या होता है, खेल हमें सबसे पहली चीज सिखाता हार, हार के बाद जीत है। हुँ। हारना हमें अंदर से स्ट्रोंग बनाता है, हारना हमें कमजोर नहीं करता है, हमें स्ट्रोंग बनाता है, क्योंकि हार के बाद ही जीत है, हम जी। उठते हैं। ये स्पोर्ट्स जो है वो एक व्यक्तित्व निर्माण करता है। हमारा आज की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी में यही चीज तो आई है, व्यक्तित्व निर्माण में स्पोर्ट्स अहम रोल निभाएगा। आज जो स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है वो विकसित भारत के साथ साथ स्वस्थ भारत की ओर बढ़ता कदम है। जी। जन आंदोलन के रूप में आज स्पोर्ट्स आ गया है, और जन आंदोलन में आएगा तो हमारा देश का बेसिक पूल बढ़ेगा और मेडल बरसेंगे। क्योंकि हुँ। बेसिक पूल में हमारे हम करोड़ों की आबादी है, लेकिन खेलों में 20,000 30,000 या लाख तक लोग क्यों है? जी। वो करोड़ों में जाने चाहिए। तो ये इस पॉलिसी से अभी जो आई है, हुँ। इससे इससे एक जन आंदोलन के रूप में स्पोर्ट्स आएगा। बहुत अच्छी कामना आपने की है और हम भी आकाशवाणी परिवार की ओर से अपनी ये मंगल कामना इसमें शामिल करते हैं। यहाँ एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने जो भी संघर्ष देखा अपने आसपास, जो स्वयं आपके अनुभव रहे हैं, आपने लिखे भी हैं वो सब, तो फिर लेखन के रुझान कैसे हुआ? कई किताबें आपने लिखी और संपादन भी किया है कईयों का, तो कैसे इसके लिए रुझान आपका आया? देखो, मैं विश्व स्तर पर कहीं कंट्रीज में जाती हूँ और वहाँ पे क्या है, मैं देखती हूँ कि इनका हमसे अलग क्या है और हमसे अच्छा क्या है। हुँ। मैं हर जगह एक मेरा एनालिटिक मोड रहता है। शायद हो सकता है कि मैं मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन वहाँ काम आई हो जी। तो एनालिटिक मोड में मुझे वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि हमारे देश में ये चीज़ और बढ़नी चाहिए, या ये साइंटिफिक ट्रेनिंग का ऐसा लेवल होना चाहिए। सबसे पहली बुक मेरी यही आई थी, साइंटिफिक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करके। हुँ। ट्रेनिंग में हम साइंस को कैसे इन्वॉल्व करें, क्योंकि बॉडी है वो फिजिक है वो साइंस है, और साइंस जो है आज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन से है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंतर से मेडल हार जाता है या मेडल का कलर बदल जाता है। तो हुँ। वहाँ पे हमें अपने आप को प्रूव करने के लिए हमें एक एक भी कमजोर कड़ी नहीं छोड़नी है। तो साइंस की तरफ उतरना बहुत ज़रूरी था, और हम साइंस की तरफ उतरे भी हैं, अभी धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम साइंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो वहाँ से मैंने जहाँ जहाँ भी जिस कंट्री में मैंने कुछ सीखा, कुछ देखा, या फिर हमारी अपने देश की रिक्वायरमेंट क्या है, और हमारा अपना, जैसे हमारे कंट्री के अंदर बहुत कुछ अच्छा रहा, जैसे योग के माध्यम से मैं पावर योग करवाती हूँ बच्चियों को। हुँ। मलखम में बहुत सारी ऐसी ताकत हैं जो ट्रेनिंग के माध्यम से हम यूज कर सकते हैं। हमारी डाइट है वो, हमारी विदाउट नॉनवेज खाए भी बच्चे अच्छे बन सकते हैं। तो वो हम कैसे, हम प्रोटीन है ये यहाँ पे निकाल सकते हैं, वे प्रोटीन हमारा किस टाइप का नॉनवेज के बगैर भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ इंडियन बच्चे ज़्यादातर वेजिटेरियन है, तो उनकी जी। धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, तो ये ऐसी साइंस के ऊपर मेरा पूरा फोकस रहा। और साथ साथ मेंटल टफनेस, क्योंकि मेरी पीएचडी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी विमेन पे है, तो विमेन पे भी हुँ। मैं फोकस में रही हूँ।
फिजिक को तराशने में खाली हमारी ट्रेनिंग ही नहीं, उसको साइंटिफिक तरीके से कैसे तराशा जाए और कितनी हमारी बॉडी है उसको एक्सेप्ट कर सकती है, कितना उसमें फ्यूल डाल सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं, एनर्जी का और कैलोरीज का कैसे बैलेंस किया जाए। ये मेरा एक साइंटिफिक सपोर्ट के ऊपर पूरा फोकस गया और उसको फिर मैंने कागजों में उतारा जी। कि जो चीज़ें मैं बाहर सीखती जा रही हूँ, मैंने योग के ऊपर काफ़ी किताबें लिखी हैं, तो हुँ, योग का हमारे साइंटिफिक उसमें कैसे इन्वॉल्वमेंट किया जा सकता है। फिर साइंटिफिक साइकोलॉजी पे साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो हम नहीं झेल पाते हैं कई बार। हुँ, हमारी एक लड़की है, वो अम्बेला ओलंपिक में पहले 3 टारगेट उसने एक्यूरेसी से दिए, चौथे टारगेट में उसके हाथ में शिवरिंग हुई, मैंने तभी बोल दिया था ये गया मेडल। हुँ, और वो हल्की सी शिवरिंग 10 से वो 6 पे चली गई और मेडल छिन गया। तो वो मेंटल प्रेशर जो है उस टाइम पे उसको कंपटीशन फियर हुआ और वो कंपटीशन फियर को हम वहाँ पे बैलेंस नहीं कर पाए। तो वो बैलेंस कैसे किया जाए ताकि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की वजह से हमारा वो मेडल छिन गया। वो गोल्ड मेडल था हमारा, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल था, वो ओलंपिक में भी सेम कंट्री थे। जी। तो वो एक एक एंगल के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस साइंस को यहाँ पे लागू करके और अपने मेडल्स के टैली को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मेरा फिर उस पर ध्यान गया और आज मैं लगभग 30 के आसपास मैंने किताबें लिखी हुँ, हैं जी, और आज भी मैं लिखे जा रही हूँ। और अभी एनईपी पॉलिसी जो आई है उसमें मैं स्कूल लेवल पे भी किताबों को डाल रही हूँ। जी। अभी मैंने 10th और 12th की किताबें मैंने लिखी हैं। हुँ, तो ये जो किताबें हैं इनसे एक बेसिक स्ट्रक्चर में हम इनपुट डाल रहे हैं ताकि बच्चे को बचपन से ये पता लग जाए कि हमारे लिए ये चीज़ें हालांकि उस लेवल पे हमने थोड़ा सा लिंक किया है, लेकिन उनके माइंड में एक एजुकेशन का और स्पोर्ट्स एजुकेशन का एक और आना चाहिए ताकि उनको नॉलेज हो जाए। जी। और एनईपी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो सीधा सीधा खिलाड़ियों को इसमें इंटीग्रेट कर रही है, हुँ, तो उनका इंटीग्रेशन हो जाए और वो जब नॉलेजेबल बच्चों पर पहुंचेंगे, वो खुद के बारे में खुद की न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, खुद की हेल्थ पढ़ेंगे, खुद का फिटनेस लेवल देखेंगे, खुद की जिम ट्रेनिंग मस्कुलर लेवल कैसे डेवलप करना, उसकी मसल्स जी। कौन से गेम में किस बॉडी पार्ट की मसल ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए, उसका जो एंड्योरेंस है वो कितना होना चाहिए, उसकी सांस की गति जो योग से प्राणायाम से मैं 3-3 मिनट तक बच्चे को सांस रोकने की 3 मिनट तक की शक्ति डेवलप कर देती हूँ। तो जो जिन गेम्स में एक स्विमिंग स्पीड, है, हाँ रनिंग है, सब है, हाँ, तो इसमें तो बहुत ही उनको जिनमें फ़ायदा होगा। एनारोबिक टाइप के गेम जी, होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सप्लाई कम हो पाती है ड्यूरिंग एक्टिविटी, तो उस जी। टाइप के गेम में हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हुँ, वो जो साइंस है वो हमारी, क्योंकि फिजिक्स तो टोटली साइंस है और उस साइंस को हो ना हम अंधाधुंध नहीं चला सकते और जी। ब्लाइंडली नहीं ले सकते। तो हुँ, उस फिजिक में हमने उस साइंस का इनपुट है वो ज़रूरी था और उस साइंस के इनपुट के साथ साथ मैंने उसको कागज़ों पे उतारा भी और जितना मैं आगे भेज सकती हूँ उसमें मैंने मेरी पहली बुक में 1-2 पेज डाले थे टैलेंट हंटिंग के। हुँ, और उस टैलेंट हंटिंग पे मैं आज भी काम कर रही हूँ क्योंकि हमारे डीएनए में बहुत कुछ टैलेंट इनहेरेंट भी होता है। हुँ, एथलीट्स आर बॉर्न और मेड पे मैं काम कर रही हूँ कि एथलीट टोटल बॉर्न भी नहीं होता, टोटल मेड भी नहीं होता है। हुँ, तो कुछ जो इनहेरेंट क्वालिटीज हो उसमें कितना इनपुट और डाला जाए ताकि वो अच्छी दे सके, जी, तो उन पे मैं काम कर रही हूँ। तो वो इसलिए मेरा एक जो है साइंटिफिक वे से सोचना और उसको इनपुट को यूज करना और जी, फिर मेडल निकालना। हमने 8 गोल्ड मेडल देश को दिए हैं विदाउट हुँ, लूजिंग ए सिंगल मैच। जी, कि कोई भी मैच नहीं आ रहा आज तक, तो ये भी रिकॉर्ड के साथ हम चल रहे हैं। तो ये क्या है कि कुछ साइंस का इनपुट है, इसीलिए ज़रूरी है कि ताकि हम उनको मेंटली इतना स्ट्रांग बना सकें कि वो किसी भी चीज़ से लड़ सके। हुँ, तभी तो व्यक्तित्व का निर्माण स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है। जी, होलिस्टिक डेवलपमेंट मेंटली, सोशली और इमोशनली, इमोशनली स्ट्रांग, मेंटली बैलेंस, सोशली बिल्कुल एडजस्टेबल, फिजिकली स्ट्रांग और स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग। और एक जी, व्यक्तित्व का निर्माण जो होता है ना, एक निखर के हीरा निकल के आता है। खिलाड़ी को हम हीरा बनाते हैं, तो वो हुँ, हीरा बनने के प्रोसेस में साइंस की ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने उस साइंस का और हमारे देसी जो तड़का है हुँ, योग का और मलखम का या देसी जो ज़रूरतें हैं, देसी न्यूट्रिशन, उनको मैंने इसमें डाला, इनपुट दिया है। इसलिए जी, वो हमें आने वाले समय में बच्चों को, ताकि हम साइंस के माध्यम से अच्छा खिलाड़ी बना सकें। जी। डॉक्टर डबास, आप तो स्वयं एक अच्छा खासा पैकेज हैं और मैं ये कहूँगी कि जब कोच आपके जैसे होंगे तो खिलाड़ियों का मनोबल हमेशा ही वो ऊँचा रहेगा, उनका प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहेगा और ये कामना कि
आपकी गाइडेंस में जो भी खिलाड़ी निकले वो अपनी एक विशेष जगह बनाए, वो मेडल्स भी लें और समाज को बहुत ज़्यादा योगदान उनकी ओर से होता रहे। आज आप हमारे स्टूडियो में आई, अपने जीवन की बातें आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे अतिथि कार्यक्रम में आप सभी से बातें करने के लिए, आप सभी से अपने अनुभव साझा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आई थी डॉक्टर सुनील डबास। आप जानी मानी कोच हैं, आप खिलाड़ी रही हैं, स्वयं लेखिका हैं, द्रोणाचार्य सम्मान आपको मिला है, पद्मश्री अलंकरण से आपको सम्मानित किया गया है। तो इसी के साथ मैं नीलम मलकानिया, कार्यक्रम प्रोड्यूसर प्रभा कुमार के साथ हमारे अतिथि कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।